नमस्कार, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। जीवन के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं बातों को मैं अपनी कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको अपनी ही आवाज़ में सुनाती हूँ। इस कहानी के पहले भाग में आपने अभी तक सुना कि अंजलि एक संभ्रांत परिवार की बड़ी बहू है। अंजलि की शादी को तकरीबन 7.5 वर्ष होने को आए हैं, परंतु उसका अपने मायके से और उसकी मम्मी का उससे मोह कम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो बार बार भागकर अपने मैके आकर रहने लगती है। अब समय आता है जब वो ये रियलाइज़ कर रही है कि कहीं तो कुछ उसने गलत किया है। आज वो अपने बीते वर्षों का लेखा जोखा देखना चाह रही है, जानना चाह रही है, समझना चाह रही है कि उसने कहाँ क्या गलत किया है और उस गलती को ठीक भी करना चाह रही है। कैसे करती है, आइए सुनते हैं इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। इस बार फिर उसके पति विप्लव उसे और अपनी 4 वर्ष की बिटिया वान्या को घर वापस ले जाने के लिए उसके मायके आए हैं, पर अंजू की मॉम अपनी ढीली तबीयत का हवाला देते हुए अंजलि को जाने नहीं देना चाहती। अब आगे हम तीनों हैरानी से देखते रह गए थे। मॉम ने अस्फुट स्वर में कुछ कहकर रोकने की कोशिश भी की थी, पर आज विप्लव की मुख मुद्रा देख शायद वो और डैड कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। मैं पीछे पीछे बाहर आ गई थी। वान्या को रोकने की कोशिश की तो विप्लव ने मेरे चेहरे के एकदम पास आकर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शादी के बाद लड़कियों का एक और घर होता है, वहां भी उनकी जरूरत होती है। अब यह तुम्हें तय करना है कि मुझे और वान्या को तुम्हारी अधिक जरूरत है या। और फिर तेजी से कार स्टार्ट कर चले गए थे। उस बार इनके जाने के बाद मायके में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। वान्या से अलगाव या इनकी नाराजगी, किस चीज की परेशानी अधिक थी कह नहीं सकती। एक और विचार भी बार बार अपना सिर उठाने की कोशिश करता था, जिसे पहले तो मैं अस्तित्व में आने के पूर्व ही झटक दिया करती थी। वहां वैशाख भैया, वृंदा और विपुल की शैतानियां, मुझसे छेड़छाड़ और मुझे दिया जाने वाला प्यार और सम्मान, पापा जी, मम्मी जी, सबकी मेरे लिए परवाह, मुझे सबकी बराबर याद आती रहती थी। और सबसे बढ़कर विप्लव का सबके बीच होकर भी नजरों ही नजरों से किया जाने वाला मुस्कुराहट भरा प्यार आंखें बंद करते ही आकार लेने लगता था और मैं बेचैन हो जाया करती थी। 2 दिन से विप्लव मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। किसी और को मैंने फोन किया नहीं, क्योंकि मैं वहां किसी को इनसे मेरी नाराजगी का पता ही नहीं चलने देना चाहती थी। अब मैं किसी भी तरह से अपने घर जाने के लिए बेचैन थी। बस मॉम की तबीयत थोड़ी बेहतर होने का इंतजार कर रही थी। तीसरे दिन शाम को विप्लव का फोन आया। मैंने लपक कर उठा लिया था फोन। उन्होंने बड़े उत्साह से मुझे अपने प्रमोशन का समाचार सुनाया था। बातें करते हुए मुझे पीछे से आ रहे हुड़दंगे और शोर शराबे की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहां न होते हुए भी मैं देख पा रही थी कि जरूर इस समय वैशाख भैया, शची, विपुल, वृंदा सब खुशी में अपना मस्ती वाला, जिसे भी छिछोरों वाला डांस कहते हैं, कर रहे होंगे। वान्या पापा जी की गोद में चढ़ी उनके कान मरोड़ कर खिलखिला रही होगी और मम्मी जी पूजा घर में भगवान को शीश नवा उनका धन्यवाद अदा कर रही होंगी। जाने क्यों वहां की याद में इस समय मेरे नैन गीले हो आए थे। मम्मी जी का नियम था कि घर में कुछ भी शुभ होने पर सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाती थी। विप्लव के प्रमोशन से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मम्मी जी ने मुझे फोन कर कहा था कि एकादशी के दिन घर में कथा होगी, तब विप्लव को और मुझे कथा में बैठना होगा। एक दिन पहले ही घर आ जाना। मम्मी जी की बात सुनकर मैं आसमान में उड़ने लगी थी। पूजा में लाल पीली साड़ी में सजकर विप्लव के पार्श्व में बैठना, कथा सुनना, पूजन करना कितना अच्छा लगेगा। अभी तक तो यह काम पापा जी, मम्मी जी ही करते आए थे। अब मम्मी जी ने मुझे कहा है। एक वीआईपी जैसी फीलिंग होने लगी थी मुझे। ठीक है मम्मी जी, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगी,
क्योंकि मॉम की तबीयत का कुछ पता नहीं है, हो सकता है डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़े, पर परसों सुबह पूजा के पहले ज़रूर पहुँच जाऊँगी। फिर मैंने कहा, लेकिन मम्मी जी मुझे बुरा लग रहा है, आपको सारा इंतज़ाम अकेले ही करना पड़ेगा। जवाब में मम्मी जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, शची अच्छी तरह से सब संभाल लेती है, कर लेगी वो सारा इंतज़ाम। उस दिन पहली बार मम्मी जी के मुंह से ये सुनना मुझे भाया नहीं था। मतलब मेरे न होने से वहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दिल में कुछ दरक सा गया था। दूसरे दिन मॉम को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ा था। वो तो मम्मी जी से मैंने अपनी ओर से बोल दिया था, क्योंकि जानती थी ऐसे एकदम से मेरे जाने का सुनकर मॉम हंगामा खड़ा कर देंगी। दिन में मैं अपना सारा सामान ढूंढ ढूंढ कर समेटने में लगी रही थी। शाम को मॉम इधर उधर आते जाते मुझे और पापा को सुनाते हुए अपने आप से ही बोलती जा रही थी। अभी परसों ही तो मिसेस कुमार कह रही थी कि मुझे आपकी बेटी को खाने पर बुलाना है। बड़े ने भी तो सोफा रिपेयर करने के लिए 2-3 दिन बाद आने को बोला है। सुन अंजू, हम लोग ने तय किया था ना कि इस बार नए वाले मॉल से जाकर पर्दे लाएंगे, तो फिर तू वापस कब आएगी? मुझे घबराहट होने लगी थी। मॉम, अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, कभी मुझे वहां भी रह लेने दो ना। डैड प्लीज। डैड ने मेरे पास आकर कहा, तुम तैयारी करो बेटे, सुबह मैं तुम्हें छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। मॉम की बेचैनी हम दोनों को भी बेचैन करती रही थी। और फिर सुबह वही हुआ जिसका अंदेशा था। मॉम आंखें बंद किए सोफे पर निरीह सी अधलेटी पड़ी थी। बीपी लो था, पल्स तेज। अस्पताल तो ले ही जाना था। वहां मॉम बेहाल सी बेड पर लेटी थी। डॉक्टर अभी आए नहीं थे। घर से फोन पर फोन आ रहे थे, पर मैं निकल नहीं पा रही थी। हालांकि पापा और मैं दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि हमेशा की तरह कुछ खास नहीं होगा, बस हो सकता है हल्की सी एंजाइटी हो मेरे चले जाने की। पर फिर भी जब तक डॉक्टर न देख लें, ऐसे मॉम को कैसे छोड़ जाऊं? 10:15 हो रहा था। पूजा का समय 11 बजे का था। अगर बिल्कुल भी ट्रैफिक ना मिले तब भी घर तक पहुंचने में 40-45 मिनट तो लग ही जाएंगे। मैंने विप्लव को फोन लगाया। 1 घंटे में ही उठा लिया उन्होंने। आतुरता भरी आवाज आई, हाँ कहाँ पहुंची? डरते डरते मैंने जवाब दिया, अभी डॉक्टर आए नहीं है। दूसरी तरफ पूर्ण शांति थी। सुनो, मैंने धीरे से कहा। उधर से आने वाले स्वर में मौजूद उस हल्की सी कठोरता को मैं बखूबी पहचानती थी। फिर भी हिम्मत करके कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि पूजा किसी और दिन कर लें? दिमाग खराब है तुम्हारा? बिना किसी कारण के पूजा कभी पोस्टपोन की जाती है क्या? वो भी तब जब सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी आ चुके हैं। तुम संभालो अपनी मॉम को, मैं मम्मी से कहता हूँ हम दोनों नहीं बैठ पाएंगे पूजा पर। और इसके बाद मेरे जवाब का इंतजार करे बिना ही फोन कट चुका था। मॉम का चेकअप अच्छी तरह से हो गया था। एंजाइटी ही थी। इतने समय से आते आते इन डॉक्टर से भी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। डैडी ने उनसे भी मॉम का हाल डिस्कस किया था। प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी सब ठीक है, कोई समस्या नहीं, जाने दीजिए बिटिया को अपने घर, संभालने दीजिए उसे अपनी गृहस्थी। अरे भाई, जब घर परिवार ठीक है, लड़का ठीक है, तो क्यों रोक के रखना? मॉम कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ सिर झुकाए सुनती रही थी। मैंने कैब ले ली थी, पर जब तक घर पहुंच पाई थी कथा समाप्त हो चुकी थी और हवन हो रहा था। पापा जी के घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसलिए पूजा पर नहीं बैठ पाए थे। वैशाख भैया और शची पूजा पर बैठे थे। अनमनी सी मैं मम्मी जी की मदद करवाती रही। वान्या को देख मेरा दिल उमड़ पड़ा था। उसे गोदी में भींच मेरी आंखें भर आई। कैसे रही होगी मेरी बच्ची मेरे बिना? पर वो तो बिल्कुल मस्त थी सबके संग। दादू, चाचू, बुआ सब उसे हाथों हाथ लिए रहते, शायद मेरे न होने की वजह से और भी खासकर। दादी, चाची उसके सारे काम अच्छी तरह से कर देती थी।
इसका मतलब मेरी बेटी मेरे बिना परेशानी नहीं हुई। मेरी आंखें फिर भर आई थीं, पर इस बार मन आहत होने की वजह से। कोई बात नहीं, मैंने तय किया अब मैं अपनी बेटी को खूब प्यार करूंगी, उसके सब काम भी खुद ही करूंगी। दूसरे दिन मैं कोशिश करके सुबह जल्दी ही उठ गई थी। देर रात को ही अलमारी से वान्या की यूनिफॉर्म निकाल प्रेस करके रख दी थी। सुबह काफी जल्दी ही उसे नहला धुलाकर कड़क इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म पहनाकर सुंदर सा तैयार कर दिया। उंगली पकड़ उसे बाहर लॉबी में लाने ही लगी थी कि तभी शची कमरे में आई। अरे भाभी, आज तो ये वाली यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, आज तो हाउस डे है, आज येलो ड्रेस पहननी है, सेंट पीटर हाउस वाली। ओह, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं सकपका गई थी। फिर ध्यान आया, अरे पर हाउस डे तो शुक्रवार को होता है ना, आज तो बुधवार है। वो भाभी, स्कूल ने हाउस डे चेंज कर दिया था, अब बुधवार को होता है। स्कूल का मैनेजमेंट बदला है तो उन्होंने कई मेजर चेंजेस किए हैं। सॉरी भाभी, सोचा तो था आपको बताना पर रह गया। स्कूल के लिए गलत ड्रेस पहन ली है, इतना सुनते ही वान्या ने बुक्का फाड़ कर रोना शुरू कर दिया था। मैं और शची उसे समझाते हुए चुप कराने में और कपड़े बदलवाने में लग गई थी। शोरगुल सुनकर मम्मी जी रसोई से वान्या का टिफिन बनाते बनाते हाथ में कलछुल्ली आ गई थी। क्या हुआ, क्यों रो रही है वान्या? पापा जी अखबार पढ़ते पढ़ते लॉबी से पूछ रहे थे। विप्लव भी अपने चाय का कप हाथों में पकड़े अंदर कमरे में आ गए थे। एक अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था मुझे। सबके समक्ष में अपराधिनी सी अनुभव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वान्या मेरी नहीं किसी और की बेटी है। जल्दी जल्दी शची ने वान्या की ड्रेस बदली। पीले ड्रेस में मेरी बेटी बेहद प्यारी लग रही थी। और कोई दिन होता तो मैं उसे गोद में उठाकर प्यार कर लेती, पर इस समय तो उसके पास जाने में भी मुझे डर लग रहा था। इस सब में वान्या की स्कूल बस मिस हो चुकी थी। विप्लव उसे कार में स्कूल छोड़ने गए। बहुत दुखी हो गई थी मैं। तय कर लिया कि अब यहीं रहूंगी, अपने घर में। जब तक वास्तव में जरूरी नहीं होगा मायके नहीं जाऊंगी। मॉम को भी समझाऊंगी कि उन्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालनी ही होगी। ऐसे कब तक चलेगा? पर कहते हैं ना कि जब नीचे धरती पर इंसान कुछ प्लान बनाता है तब ऊपर बैठा भगवान हंसता है। अगले सप्ताह ही मेरे एक सेमिनार की खबर आ गई जिसमें भाग लेना अनिवार्य था। आगे जो काम मुझे शुरू करना था ये उसी से संबंधित था। वेन्यू था मॉम के घर के पास वाला 5 स्टार होटल। शनिवार से मंगलवार 4 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में रोज उपस्थिति अनिवार्य थी। जाहिर है ससुराल से रोज इतनी दूर आने जाने का कोई तुक नहीं था, तो मुझे मॉम के यहाँ शिफ्ट होना ही था। पर इस बार मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सेमिनार के बाद मंगलवार को शाम को ही घर वापस चली जाऊंगी। इसी बीच में एक दिन मॉम ने मुझे फोन कर बताया कि बुधवार को ही उनकी किटी है। मैं अगर एक दिन के लिए और रुक जाऊं तो उन्हें बहुत सहायता हो जाएगी। इतनी बेचारगी से मॉम ने यह बात कही थी कि मैं मना नहीं कर पाई थी। एक ही दिन की तो बात है, सोचकर मैं किटी के बाद यानी बुधवार की शाम को जाने के लिए मान गई थी। इस बार जब मैं मायके पहुंची तो वहां बड़ी मासी को भी पाया। वो अपने देवर के बेटे की बारात में शहर आई थी और कुछ दिन के लिए यहाँ भी रुक गई थी। मेरी बड़ी मासी गांव में रहती थी और काफी दबंग टाइप की महिला थी। किसी के भी मुंह पर सही और सीधी सपाट बात कह देने की आदत थी उनकी। मॉम से वह काफी बड़ी थी और बचपन में उन्होंने मॉम को नानी के साथ संभाला भी था। मॉम अक्सर गलत बात करने पर मासी से डांट खाती थी। पापा भी उनकी काफी इज्जत करते थे, बल्कि डरते थे। सेमिनार के तीसरे दिन यानी सोमवार की शाम को जब हम चारों, मैं, मासी, मॉम और डैड टीवी देख रहे थे, मॉम अचानक बोली, सोच रही हूँ अपनी किटी को थोड़ा पोस्टपोन कर दूं। क्या हुआ? मुझे हैरानी हुई। कल ही तो मॉम मुझसे किटी में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में बात कर रही थी और आज अचानक ये बात। अरे वह मिसेस छाबड़ा का फोन आया था दोपहर में। उनके पोते को वायरल हुआ है ना, तो वही कह रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ एकदम से मैंने बोलना शुरू कर दिया। हाँ मॉम, बिल्कुल कर दो पोस्टपोन। जब तक वह ठीक होगा
तब तक सुनीता आंटी के सिर में दर्द हो जाएगा। जब वह ठीक होंगी, मिसेस संगीता को डॉगी को इंजेक्शन लगवाने जाना होगा। फिर रशीदा आंटी की एनिवर्सरी आ जाएगी। उसके बाद मिसेस याशिका की यूएस वाली दोस्तें उनके घर रहने आ जाएंगी। उसके बाद किसी के नाती की बर्थडे, पीटीएम या पिकनिक होगी। इसके बाद इन सब चीज़ों का सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जब सब कुछ निपट जाएगा तब आप अपनी किटी कर लेना आराम से। पर मैं नहीं होंगी क्योंकि कल मैं अपने घर जा रही हूँ। मॉम, जो अभी तक हतप्रभ सी मुझे देखे जा रही थी, एकदम से बोली, क्यों, कुछ है क्या वहाँ? अब ये मेरे लिए बहुत अधिक खिजाने वाला था। क्यों, कुछ हो तभी जाना बनता है क्या वहाँ? अच्छी सीख दे रही हो अपनी बेटी को मम्मा। मम्मा चुप हो गई थी, पर मैंने नोटिस कर लिया था कि डैड के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। मासी भी हम लोगों के बीच बोली तो कुछ नहीं थी, पर ध्यान से मुझे देखते हुए सारी बातें सुन रही थी। मेरी बातों से शायद उन्हें भी वस्तु स्थिति का भान होने लगा था, और डैड तो संतुष्ट लग ही रहे थे। मेरे क्रोध की उस प्रबल अभिव्यक्ति के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। सबने खाना भी चुपचाप ही खाया। इसके बाद मॉम नाराजगी दिखाते हुए अपने कमरे में जाकर जल्दी ही सो गई थी। डैड और मासी ड्राइंग रूम में देर तक बातें करते रहे थे। मैं ऊपर छत पर चली गई थी। दिल बहुत उदास था। रेलिंग पर कोहनियों पर अपना चेहरा टिकाए मैं काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही मासी भी मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, निशब्द। फिर मेरी आंखों से बूंदें टपकने लगी थी। मासी मेरा हाथ सहलाती रही थी। इस बीच डैड भी आकर हमारे साथ ही बैठ गए थे। मैंने अपना सिर उनके कंधे से टिका लिया। डैड मेरा सिर सहलाते रहे। इन दोनों की सहानुभूति पाकर बिलक पड़ी थी मैं। क्या करूं? वहां रहती हूं तो मम्मा के लिए टेंशन होती है, और यहाँ रहूं तो वहां का ध्यान आता रहता है। धीरे से डैडी बोले, तुम वहां जाओ बेटा, अपना घर संभालो। तुम्हारी मॉम को मैं संभाल लूंगा। मुझे खुशी है कि तुम अब ये बात समझ रही हो। अवसाद के इन क्षणों में इधर कुछ दिनों से मेरे दिल में दबी सारी परेशानियां बाहर निकल आई। कई बार लगता है मेरी वहां किसी को जरूरत ही नहीं है। विप्लव और वानिया को भी कोई परेशानी नहीं होती मेरे बिना। मुझे मिस ही नहीं करते। घर की कितनी चीजों के बारे में मुझे पता ही नहीं होता है, कोई बताता ही नहीं है। अब मासी ने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया और मेरी ओर चुपचाप 2 पल देखा। उनको देखते ही मैं जान गई थी कि अब कुछ बहुत गूढ़ और कठोर बात आने वाली है, वह भी उनकी अपनी देसी बोली में। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। मासी ने बोलना शुरू किया, को बताई है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है बिटिया कि वही हर बात माँ तुम्हें यहाँ फोन करके के बतावा करें। तोहार आपन घर है वो, ये तोहार खुदा की जिम्मेदारी है कि वहाँ की हर बात माँ, छोटी छोटी जरूरतन माँ, तुम हो ही सबके साथ रहो। जब वही लोगन तुमका हमेशा अपने साथ खड़ा पई हैं, तब ही ना तुमका मीस करी है। ई तोहार मॉम तो तोहे का हिया रोके का चाहे बेकरी। हम जाने थे उनका छोटपन से ही, वही ना ही छोड़ी हैं तो का। उनका ई भैया तोहार डैडी समली हैं, तुम जाओ अपन घर है, वरना हमसे लिखाए कह ले लो। दामाद बाबू किसी दिन कछु और न सोच बैठे। मासी की बात सुनकर मैं हिल गई थी। तभी डैड बोले, अच्छा बताओ, तुम तो खुद वर्किंग रही हो, अभी कुछ दिनों में फिर से काम शुरू करने वाली हो। जानती ही हो कि प्रमोशन लिस्ट आउट होने से पहले वाला पीरियड कितना टेंशन वाला होता है। उस दिन विप्लव तुम्हें लेने आया था, पर तब भी तुम गई नहीं। समझाना पड़ा था मुझे डैड को। डैड, मुझे जरा भी आइडिया होता कि ये परेशान है तो मैं जरूर चली जाती। मुझे क्या पता था कि ये इसलिए मुझे लेने आए हैं। डैड अब 2 पल मेरी तरफ चुपचाप देखते रहे, फिर बोले, यही तो बात है बेटे, तुम्हें आइडिया ही नहीं हो पाया कि तुम्हारे पति को उस समय तुम्हारी जरूरत थी।
हर ज़रूरत क्या पहले से पता हो सकती है? इसलिए जो उस समय साथ होता है वह ऑटोमेटिकली उस समस्या को हैंडल करता है। तुम तो पत्नी हो उसकी, तुम्हें वहां उसके बिन कहे होना चाहिए। वो तो चलो घर में सब उसके साथ हैं, इसलिए तुम्हारे बिना भी उसका काम चल गया। पर खुद सोचो, तुम्हारी क्या भूमिका है? ये तुम्हारे लिए सही है क्या कि विप्लव या वान्या का काम तुम्हारे बिना भी आराम से चल जाए और कोई तुमसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करे? अगर पति पर पहला अधिकार पत्नी का होता है तो पहला कर्तव्य भी तो पत्नी का ही हुआ ना। देखो बेटे, अगर यह काम चल जाता है वाली परिस्थितियां मुश्किल समय में आए तब तो तारीफ की बात है, पर अगर रोजमर्रा की जिंदगी भी आपके बिना आराम से चलती रहती है तब तो बेटे अपनी वक़्त, अपनी अहमियत के बारे में सोचने की ज़रूरत है तुम्हें। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह बात समझ आ गई है। अब तुम्हारी मॉम को तो मैं समझा ही लूँगा। एक और अहम बात, यह घर भी तुम्हारा उतना ही अपना है। जब भी जी चाहे यहाँ आओ, पर अपने वहाँ के कर्तव्यों की कीमत पर नहीं। मासी फिर बोली, देखो बिटिया, हम सही बात बताएं तो होगा, ब्याह बात छोरियां आपन घरे माँ अच्छी लागें, साफ बात, बाकी तोहार मर्जी। और इतना कह मासी नीचे चल दी थी। उन्हें सुबह जल्दी ही गांव के लिए निकलना था। डैडी की बातों ने मुझे दर्पण दिखा दिया था और मासी ने इतनी कठोरता से जो सच्चाई बयान की थी उसने मुझे यथार्थ के धरातल पर बड़ी क्रूरता से लापटका था। जो कुछ मैंने नहीं निभाया था और शची ने निभाया था वह सब परत दर परत मुझे दिखाई देने लगा था। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि माँ को किटी के ढेर सारे कामों साथ अकेला छोड़ दूं। अतः मैंने निर्णय कर लिया था कि इस बार तो माँ की किटी निपटवा ही दूंगी। उसके बाद बुधवार की शाम को घर चली जाऊंगी। आखिरी दिन मंगलवार को सेमिनार के बीच में ही वैशाख भैया का फोन आया था। भाभी, आप शाम को आ रही हैं ना? एक सरप्राइज है आपके लिए। मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई। नहीं वैशाख भैया, आज नहीं आ रही हूँ, कल आऊंगी। अरे क्या भाभी, मुझसे रुका नहीं जा रहा था शाम तक के लिए, इसीलिए तो अभी आपको कॉल कर दिया, पर आप तो आ ही नहीं रही हैं आज। सॉरी भैया, कल शाम को जरूर पहुंच जाऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। पर आप बताइए ना, क्या बात है, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? मैंने उनके पीछे पड़ के उनसे उगलवा ही लिया। वो भाभी एक्चुअली शची आपको खुद फोन करके बताना चाह रही थी, पर शर्मा रही थी, इसलिए मुझसे कहा फोन करने को। फिर खुद भी शर्माते हुए बोले, दरअसल भाभी आप ना बड़ी मम्मी बनने वाली हैं। मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। अब तो मैं छटपटा रही थी घर जाने के लिए। बुधवार की शाम पापा मुझे घर छोड़ने आए। रास्ते में भी बराबर समझाते रहे कि तुम यहाँ की चिंता मत करना, तुम्हारी मॉम को मैं संभाल लूंगा, तुम्हारा अपना घर तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। घर पहुंची तो पापा जी डाइनिंग टेबल पर बैठे मटर छील रहे थे। मम्मी जी रसोई में थी। डैडी को देख वह भी बाहर आ गई। बोली, बैठे भाई साहब, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। कहते हुए मम्मी जी रसोई की ओर मुड़ी। मैं अब तक अपने ही घर के ड्राइंग रूम में सकुचाई सी खड़ी थी। डैडी ने धीरे से सिर हिलाकर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं तेजी से आगे बढ़ी। रुकिए मम्मी जी, मैं बनाती हूँ चाय सबके लिए। और पापा जी आप ये क्यों कर रहे हैं? छोड़िए, मैं कर लूंगी। मैंने पापा जी के हाथ से सब सामान ले लिया। मम्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर ठीक है, आओ आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे दोनों पापाओं के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं, क्योंकि सुशीला आज छुट्टी पर है और शची को मैंने आराम करने भेज दिया है। मम्मी जी कटलेट फ्राई कर रही थी। दोनों पापा लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बाकी सब लोग शायद अभी घर वापस आए नहीं थे। मैंने चाय बनाई थी और रसोई से ला लाकर दोनों को गरम गरम कटलेट खिला रही थी। फिर मैंने मम्मी जी को भी जिद करके कटलेट खिलाए। पापा के जाने के बाद मैं एक प्लेट में शची के लिए कटलेट और सॉस लेकर उसके कमरे की ओर चल दी।
आखिर ऐसे समय में अपनी देवरानी की सेहत का ध्यान रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी थी। बस इतना सही किया था मैंने। पर इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं भी इस घर का एक अहम हिस्सा हो गई हूं, अपने घर का हिस्सा। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।